हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबके। उम्मीद करता हूँ कि तुम बहुत बढ़िया होगे। और कुछ दिनों से ना मेरे पास बहुत ज़्यादा बच्चे मैसेज कर रहे हैं, भैया भैया प्लीज़ भैया क्लास 11th का जो है ना शुरू करिए पढ़ाना। जब से मैंने सिलेबस क्या डाला मेरे पास मैसेज आगे रह गए। तो हमने कहा भाई अब जो है आज से हम शुरू कर देंगे क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस। ठीक है। और मेक श्योर कि आज जितने ही बच्चे इस वीडियो को देखें हैं सब चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर देना। ठीक है, बिकॉज तुम वीडियो देख के तो बेटा चले जाते हो, ये गलत बात है। टीचर को सपोर्ट भी करना चाहिए। और ये भी मैं गारंटी देता हूँ कि जो बच्चा इस चैनल को, ये मेरी तरफ से ओपन गारंटी है, जो बच्चा इस चैनल को क्लास 11th और क्लास 12th में कंप्यूटर साइंस अच्छे से पढ़ लेगा, ठीक है, उस बच्चे के नंबर क्लास 12th बोर्ड में आप पढ़े आराम से 100 आउट ऑफ 100 नंबर ला सकते हो। और 11th में भी तुम इतने नंबर स्कोर कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। और एक गारंटी तो मैं फ्री में और दे देता हूँ कि अगर तुम में से कोई भी बेटा आगे बीटेक करता है तो तुम्हारे प्रोग्रामिंग के बेसिक्स इतने स्ट्रांग होंगे, इतने स्ट्रांग होंगे कि तुम्हें एक अलग ही अनफेयर एडवांटेज सबसे आगे मिल रहा होगा कि तुम प्रोग्रामिंग पहले ही पढ़ चुके हो। अब इस सिलेबस की सीरीज को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। जब मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी था, ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्लास 10th में मेरा स्कोर था 10 सीजीपीए। मेरे टाइम सीजीपीए मिलता तो मेरा 10 आउट ऑफ 10 सीजीपीए था। ठीक है। क्लास 11th की अगर मैं बात करूं, अब कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूं तो कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा। तो कंप्यूटर साइंस में मेरा क्लास 11th में स्कोर था 100 आउट ऑफ 100। ठीक है। क्लास 12th की अगर मैं थोड़ी सी बात बताऊं, क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम जो था उसमें मेरा स्कोर था 96 आउट ऑफ 100। ठीक है। तो देखो मैं कंप्यूटर साइंस तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मुझे आता है भैया पढ़ाने में मजा। और तो मैं इस तरह पढ़ाऊंगा ताकि तुम रिलेट कर पाओ चीजों को अपने आसपास। और ट्रस्ट में कंप्यूटर साइंस इतनी आसान है ना, बस तुम्हें एक पढ़ाने वाला चाहिए और तुम थोड़ा सा बस तुम मेरी बातें बेटा सुनते रहना, कान में डालते रहना मेरी बातों को। और देखो कथा की तरह सुन के मत चले जाना, नोट्स भी लिखते रहना। ओके। और अगर मेरे नोट्स चाहिए हों तो वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा जब मेरे पास सारे नोट्स हो जाएंगे, तब आप उनको ले सकते हैं। अब चैप्टर का नाम है, सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं आज। चलो, चैप्टर नंबर 1 है हमारा कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। अब ये चैप्टर पढ़ा क्यों रहा हूँ, ये चैप्टर के पढ़ाने के दो रीजन है। पहली बात, हम बिल्कुल बेसिक्स चलेंगे। देखो क्लास 11th स्टार्ट हो रही है, एक बार बेटा ध्यान रख लेना, गांठ बांध लेना कि 10 तक का तुम्हारा 10 तक का जो भी रिजल्ट है, अगर तुम्हारा अच्छा है, ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है अगर, तो बेटा वेरी गुड, वेल एंड गुड। ठीक है। अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं है तो बेटा रोने की तुम्हें जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्लास 11 से बेटा ये लाइन जो है ना, अब यहाँ से, अब क्लास 11 से यहाँ से रेस शुरू होगी और यहाँ सब जीरो पे खड़े हैं। ये बात ध्यान रख लेना। अब जो जितनी मेहनत करेगा वो वैसा फल पाएगा। ठीक है। अगर तुम्हें लगता है तुम थोड़े से वीक हो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्या दिक्कत है। ओके। और वीक वीक कुछ नहीं होता है, तुम्हें बस क्या है ना कि तुम्हें पढ़ाने वाला टीचर नहीं मिला उस तरीके से, और कभी तुम भी नहीं पढ़े। गलती बेटा दोनों तरफ किया। सबसे पहली बात करेंगे हम, देखो हार्डवेयर। कंप्यूटर में देखो दो चीजें होती हैं, पहला होता है बेटा हार्डवेयर और दूसरा होता है तुम्हारा सॉफ्टवेयर। अगर हम देखो मोटी मोटी बात करें, ऊपर ऊपर से बात करें, तो हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर हम वो सारी चीजों को हार्डवेयर कहते हैं जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है। हार्डवेयर हम किसको कहेंगे, वो सारी चीजें जिनको हम टच करके उनका फील ले सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है, वो सारी चीजें जिनको हम नो टच एंड फील, ना उन्हें टच कर सकते हैं और ना ही उनका कोई फील ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये माउस है, दिख रहा है, हाँ दिख गया हुआ था, ये माउस है, तो मैं इसको आराम से टच कर सकता हूँ, फील ले सकता हूँ। ठीक है। हाँ भैया मैं दिख रहा है, ये माउस है। ओके वेरी गुड, वेल एंड गुड। अब अब देखो यार, ये तो वाली बात होगी ना कि मैंने ये तो अपनी तुम्हारी बीच की बात है, पेपर में तो ऐसा नहीं लिखेंगे। तो पेपर में लिखने के लिए मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखवा देता हूँ और उसको हम समझ के चलेंगे। और एक बात मेक श्योर कर लेना कि जो डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूँ बेटा, अगर तुमने वो डेफिनेशन समझ ली, मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा कि तुम इजी वर्ड समझो। क्यों समझो इजी वर्ड, बेटा जो स्टैंडर्ड चीजें हैं ना जिंदगी में, कभी कभार वो सीखनी चाहिए। ठीक है। कब तक आप अपनी ही लैंग्वेज समझते रहोगे, जब तक स्टैंडर्ड वर्ड तुम सीखोगे नहीं, तुम्हारी डिक्शनरी कभी इंप्रूव नहीं होगी, फिर तुम कहोगे हमें इंग्लिश नहीं आती। ओके। सो देखो अगर हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे द फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। कैसा, फिजिकल का मतलब क्या हुआ, जैसे हम टच कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर
आर कॉल्ड हार्डवेयर। क्या बोलते हैं हम इसको? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर बेटा क्या हुआ हमारा? हार्डवेयर हुआ फिजिकल, यानी कि जिसे हम टच कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। अब हम एग्जांपल से समझो, देखो हमारा क्या है, मॉनिटर हमारा क्या हुआ? हार्डवेयर, हम ऑलरेडी टच कर सकते हैं। कीबोर्ड हमारा क्या हुआ? हार्डवेयर, ठीक है। हमारा माउस क्या हो गया? हार्डवेयर। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ छोटी छोटी चीज है। प्रिंटर हमारा क्या हुआ? हार्डवेयर। ओके, और भी चीजें इसमें आ सकती हैं, जैसे आपका स्पीकर हो गया, स्पीकर हम टच कर सकते हैं ना, तुम गाने सुनते हो एकदम और नाचते रहते हो, है ना। देखो देखो अभी 10 से 11th में आया, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंसी बेटा मेंटेन किए रहना और सही से नोट्स बनाए रहो, डेली क्लास अटेंड करो और होमवर्क करते रहो, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी तुमको, ऐसा मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज की। बट तुमसे कहाँ होगा अभी, ठीक है। अब देखो, ये जो बेटा बात होगी हार्डवेयर की, तो भैया सॉफ्टवेयर की बातें कर ली जाए, चलो बिल्कुल दो। तो अब सॉफ्टवेयर क्या होगा, ध्यान से समझना। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सो सॉफ्टवेयर क्या है? दीज आर रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन। क्या है? ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होती है। जैसे हर सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सो ये आपका बाहर जा रहा है एरिया से, तो हम इसको एरिया में अंदर ले लेते हैं। दीज आर रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स। क्या है ये? इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स दैट गवर्न द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। अब क्या, ये जो हमारे प्रोग्राम है ये क्या करते हैं बेटा? ये हमारे कंप्यूटर किस तरह काम करेगा, ये इनके ही हाथ में होता है। अब देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं तो आपकी विंडोज है, ठीक है। आप जब कंप्यूटर खोलते हो तो क्या होता है? ऐसे विंडोज होती है ना, विंडोज 11 हो सकती है, 10 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो विंडोज क्या है बेटा? विंडोज भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी गवर्न करता है, ठीक है, कि आपका कंप्यूटर आप किस तरह यूज कर सकते हैं, अपनी मशीन का आप क्या बेस्ट पॉसिबल यूज ले सकते हैं। ओके, ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई, तो चलो समझ में आ गई ना, आगे बढ़ा जा बेटा फिर। तो बेटा अब देखो आप, दैट इज कंप्यूटर के कंपोनेंट की बात करेंगे एंड बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। और देखो एक और मस्त चीज बताऊं तुमको अभी मैं, चलो बता ही देता हूं, कि जिस बच्चे ने 11th-12th की कंप्यूटर साइंस अच्छे से पढ़ ली, उसको बीटेक के 7 सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, और वो आपको बेटा बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखो अब क्या है यहाँ पे, देयर आर 5 बेसिक कंपोनेंट। कितने यहाँ पर? देखो 5 बेसिक कंपोनेंट हैं आपके। कौन कौन से हैं समझते जाओ। सबसे पहला कंपोनेंट है आपका इनपुट यूनिट। क्या है कंपोनेंट? इनपुट यूनिट। अब तुम कहोगे इनपुट यूनिट क्या है भैया, तो देखो ध्यान से समझो, इसको जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे क्या होता है, जैसे घर में कोई शादी फंक्शन हो रहा है, हर इंसान को कुछ ना कुछ जिम्मेदारी दे दी जाती है कि भैया आप मेहमानों को देखेंगे, भाई साहब आप जो है आपका पानी का डिपार्टमेंट है, और भाई साहब आपका पूड़ी का डिपार्टमेंट है, ठीक है। वैसे ही इनपुट यूनिट का डिपार्टमेंट क्या है? इनपुट का डिपार्टमेंट, ये मैनेज करता है इनपुट को, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ठीक है भैया। अब अच्छा एक बात बताओ भैया, कि ये इनपुट यूनिट बनेगा कैसे? तो देखो इनपुट यूनिट तब बनेगा आपका जब जो आपकी डिवाइसेस, द इनपुट डिवाइसेस अटैच टू कंप्यूटर मेक्स द इनपुट यूनिट। देखो जो भी आपकी इनपुट डिवाइसेस अटैच रहेंगी किससे? कंप्यूटर से, वो बनाते हैं आपकी इनपुट यूनिट। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन सी मैंने तुम्हें बताया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया तुम्हारा। ओके, अब जैसे तुम्हारा हो गया बेटा इनपुट यूनिट, तो वैसे क्या होगा? आउटपुट यूनिट भी होगा। कौन सा यूनिट होगा? आउटपुट यूनिट, ठीक है। ध्यान से समझो, अब जिस प्रकार इनपुट यूनिट की जिम्मेदारी थी इनपुट को लेने की, तो आउटपुट यूनिट की जिम्मेदारी क्या होगी बेटा, बताओ। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग आउटपुट, और ये टेकिंग नहीं होगा, गिविंग होगा, पता है यहाँ पे, यस, फॉर गिविंग आउटपुट। बेटा आपकी पुस्तक में भी कुछ गलतियां हैं। आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर, ठीक है। अब देखो, अब बेटा एक बात बताओ, अगर इनपुट यूनिट में जो इनपुट डिवाइसेस अटैच हैं वो अगर इनपुट यूनिट बनाती हैं तो आउटपुट यूनिट में क्या होगा? आउटपुट यूनिट में जो आपकी आउटपुट डिवाइसेस अटैच हैं वो आपकी क्या बनाएंगी? क्या बनाएंगी बेटा? जल्दी बोलो। अरे भैया आउटपुट यूनिट बनाएंगे। बहुत सही। देखो तुम इतनी जल्दी तो होशियार हो गए यार, तुम अपने आप को एकदम मान रहे हो कि मुझे कुछ नहीं आता। कैसे नहीं आता? बस सही से बेटा मेरी बात अपने कानों तक सुनते जाओ और तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। देखो तुम अभी जादू। 2 हो गया। अब नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 क्या है? देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सीपीयू। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और हम इसको बोलते हैं सीपीयू। फुल फॉर्म बेटा याद कर लेना, पेपर में तुम्हारे पूछा जा सकता है। पहले देखो हम बता दे रहे हैं। अब इसकी जिम्मेदारी क्या है? जैसे भैया उसकी जिम्मेदारी कुछ थी कि आउटपुट वाले की एकदम खीर पूड़ी की थी, इनपुट की पानी की थी, तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी भैया देखना कि खाना सही से बनना है नहीं बनना है। तो इसकी जिम्मेदारी है कि इट इज responsible for processing the data, जो भी डेटा है और जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। यानी अगर पानी की कमी है तो पानी भरवाएं, पूड़ी की कमी है तो पूड़ी बनवाएं, है ना। अब तो तुम्हें पूड़ी खाने की मन कर गया होगा, अब तुम घर जाओगे पूड़ी खा लोगे, मैं रह जाऊंगा यार। चलो कोई बात नहीं, हम भी घर पहुंचेंगे कुछ दिनों में। सो इट हैज 2 पार्ट्स। ये बात समझ लो बेटा कि क्या इसके देखो 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और इसको हम कहते हैं ALU। क्या बोलते हैं इसको? ALU। फुल फॉर्म बेटा याद कर लेना, टीचर तुम्हारा पूछ सकता है और फिर तुम्हें नहीं आएगा और तुम कहोगे नंबर कट गए भैया। तो देखो हम बेटा 11th में और 12th में बताते हुए चलूंगा कि तुम्हें क्या क्या करना है, ठीक है। और साथ में अब ये क्या है, देखो इसका काम क्या है, इसकी जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा है यार। इसकी जिम्मेदारी है दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग, ये क्या क्या काम करेगा? अर्थमेटिक ऑपरेशंस की जिम्मेदारी है इसकी। अब देखो अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं, इंस्ट्रक्शंस। अब अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हो गए? तुम्हारा एडिशन हो गया बेटा, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, और तुम्हारा डिवीजन हो गया, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी है, और साथ में इसको एक और जिम्मेदारी दे रखी है हमने। क्या दे रखा है इसको जिम्मेदारी? एंड मेकिंग लॉजिक डिसीजंस, ठीक है। इसको एक और जिम्मेदारी दी है हमने, दैट इज एंड मेकिंग लॉजिक डिसीजंस। अब लॉजिक डिसीजंस हमारे कौन कौन से हो गए? देखो लॉजिक डिसीजन हो गया आपका दैट इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, और एक और हो गया हमारा दैट इज इक्वल टू। हमने इसको काफी जिम्मेदारी दे रखी है, ALU काफी हमने भार दे दिया है, और भार हमने क्या दे दिया है कि भैया ये जो अर्थमेटिक वाले इंस्ट्रक्शंस को भी देखेगा और लॉजिक डिसीजन को देखेगा, क्योंकि इसका नाम ही था अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, ठीक है। देखो जिसका जो नाम उसका वैसा ही है काम। तो बेटा अब यहाँ पर एक और फिर समझ लो, कंट्रोल यूनिट है। अब क्या है? कंट्रोल यूनिट। अब सोचो इसका काम क्या होगा? भैया ये कुछ कंट्रोल कर रहा होगा क्योंकि इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। बहुत बढ़िया। देखो अब बेटा इसका डिपार्टमेंट क्या है, सुनो। सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग यूनिट एंड सुपरवाइजिंग द प्रोसेसिंग। जो प्रोसेसिंग हो रही है ना, यानी कि ये वही है जैसे आपकी शादी जब होती है ना, घर में खाना वाना बनता है एकदम बड़ा सा, तो बड़े लोग जो होते हैं वो देखते हैं, अरे
ये कम कैसे हो गया, ये कैसे कम हो गया, सही करो इसको। तो वही कंट्रोल यूनिट का काम ये हमारा कर रहा है। ठीक है, अब ये हमारे कितने 3 कंपोनेंट हो गए बेटा, 2 कंपोनेंट और बचे हैं। अगला कंपोनेंट है हमारा प्राइमरी मेमोरी। क्या है? प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी अगर मैं बात करूं तो देखो एक टर्म समझ लेना यहां से, दैट इट इज द, पहली बात तो ये इंटरनल मेमोरी है, ठीक है, कैसी? इंटरनल। एंड वोलेटाइल मेमोरी हो रही है। अब देखो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बेटा, अगर तुम साइंस पढ़े हो तो तुम्हें आता होगा, नहीं पढ़ा हो, अगर तुम्हें नहीं आता तो हम बताएंगे, परेशान क्यों। देखो वोलेटाइल का मतलब होता है कि जैसे जो वोलेटाइल मतलब होता है कि धूप में उड़ जाना, ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो वोलेटाइल का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर में ये है कि जैसे आप कंप्यूटर बंद करते हो इसमें जो कुछ डेटा होता है वो हमारा इरेज हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें आप ये भी एक पॉइंट लिख लो, द डेटा इज स्टोर्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। यानी जैसे प्राइमरी मेमोरी का मतलब हो गया आपकी जो रैम होती है, ठीक है। रैम जो है जैसे आप अपना कंप्यूटर बंद करते हैं आपका डेटा जो रैम है वो ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट इज दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। अब सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट यानी जो कि हार्ड डिस्क है उसके बारे में बात करी जा रही है। तो हार्ड डिस्क जो क्या, इट refers to the external storage device which provide permanent storage। कैसी स्टोरेज? परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट मेमोरी लिख दो यार, तुम स्टोरेज ना करो इधर, परमानेंट मेमोरी टू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि ऐसा देखो, अच्छा बात बताओ, मान लो अगर तुमने अपने लैपटॉप में एकदम बढ़िया सी पिक्चर डाउनलोड करी, गाना डाउनलोड करा, क्या ऐसा होता है कि हमने उसे बंद किया दोबारा खोला पिक्चर गायब हो जाए? ऐसा नहीं होता है ना। तो वो होती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें आज के लेक्चर में आया होगा मजा, और अगर मजा आया देखो यार तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और एजुकेशन चैनल को भी सपोर्ट करो, बिकॉज बेटा यहाँ लगती है मेहनत एजुकेशन कंटेंट बनाने में, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है, बिकॉज इस बार सब लोग अच्छे नंबर लाएंगे, 11th अच्छे से पढ़ेंगे और 12th में सब के सब 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आएंगे। लाओगे कमेंट में जरूर बताना। और टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया नया, तो उसको ज्वाइन कर लेना ताकि आप तक अपडेट्स सबसे पहले ऐसे अपडेट्स पहुंचते रहें।